أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيम. चलिए सर थैंक यू वेरी मच. वेलकम टू सर वाला अगेन. और ये आप हमेशा वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप हमेशा हमारी जो रिक्वेस्ट होती है उसको आप कभी भी रिजेक्ट नहीं करते और हमें पूरी तरह ऑन करते हैं. और सर टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट और फेको वर्कशॉप एवरीथिंग इज रेडी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए. और वी आर थैंकफुल टू ऑप्टी सर्च कि दे हैव अरेंज्ड दिस क्लिनिकल मीटिंग. सो ओवर टू यू सर, प्लीज. थैंक यू. स्टार्ट सर. Thank you, Professor Irfan, and thank you for inviting me and giving me yet another chance to address the juniors regarding FECO basics and its techniques. तो एक ताज़ा गजल सुना देते हैं आपको. जी सर प्लीज. चांद पर पड़ी नजर, आप याद आ गए. चांद की किसे खबर, आप याद आ गए. 14वीं की रात थी, 14वीं का चांद था, पूरा चांद देखकर आप याद आ गए. चारों ओर फैलती मेहरबान चांदनी, चांद की वही डगर, आप याद आ गए. हूर का वो तज़किरा छेड़ा जब खतीब ने, दिल ने जो लिया असर, आप याद आ गए. आपके ख्याल से हो गया रवां सुखन, और गजल गई संवर, आप याद आ गए. Let's come to the topic. That's FECO tips and principles. हम कोशिश करेंगे इसको जितना सिंप्लीफाई करके अपने रेजिडेंट्स को समझा सकें. और इसमें हम सर्जिकल इसको 6 हमने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. पहला अंडरस्टैंडिंग द सर्जिकल चैलेंज. तो अब यहाँ पे अब वेट लैब की बात कर रहे हैं, तो इसी में हम चंद चीज़ें वो डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे यहाँ लिखा हुआ कॉर्नियल स्टेटस. स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन टेस्ट से हम देखते हैं कि पेशेंट की एंडोथेलियम कैसी है, कॉर्निया की क्लैरिटी कैसी है, स्लिट लैम्प पे देखते हैं. तो यहाँ वेट लैब के लिहाज से आप ये याद रखेंगे, ये जो आपकी रैबिट आइज हैं, they behave like pediatric eyes. They are too flexed to tackle. और ये क्लोजली रिजेंबल करती है ह्यूमन आई को, लेकिन इसमें इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिडिटी बिल्कुल पीडियाट्रिक आइज जैसी होती है. और प्यूपिल का स्टेटस कैसा है, डायलेशन है, फ्लॉपी आइरिस है, सैनिकी है, ये आप प्री ऑप प्लानिंग में देखते हैं. डेंसिटी एंड नेचर ऑफ द कैटरेक्ट क्या है, सॉफ्ट है, हार्ड है, सब कैप्सुलर है. आमतौर पर हम न्यूक्लियस को अलग ग्रेड करते हैं, सब कैप्सुलर स्टेटस को अलग ग्रेड करते हैं, और पोलर कैटरेक्ट हो तो उसको अलग मेंशन करते हैं, या फिर आप क्लियर लेंस प्लान कर रहे हैं. तो वेट लैब के लिहाज से तो आप क्लियर लेंस को डील कर रहे होंगे. और जैसे मैंने कहा कि रैबिट आई रिजेंबल द पीडियाट्रिक आई, तो द लेंस विल बी वेरी सॉफ्ट, और उसमें कोई आप क्रैकिंग वगैरह तो नहीं सीख सकेंगे. आपको जस्ट फील आएगी कि फेको जो है वो ऑपरेट कैसे करती है, क्योंकि दैट लेंस विल बी वेरी इजी टू एस्पिरेट. जोन्युलर स्टेटस, फेकोडोनेसिस है, सबलक्सेशन है, कोई उसमें हिलती तो नहीं आँख, कहीं से जोन्यूल्स वीक तो नहीं है, तो ये तो हेल्दी रैबिट आइज मिलेंगी आपको. और स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या हैं, ये इसलिए स्पेशल है कि इसमें आप अडल्ट रेक्सिस की तरह रेक्सिस नहीं कर सकेंगे आसानी से. आपको पीडियाट्रिक रेक्सिस की तरह उसको सेंटर की तरफ पुल करना होगा. अगर आप उसमें अडल्ट रेक्सिस की तरह टेंजेंशियल पुल अप्लाई करेंगे तो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रन आउट. और अब आपने उसमें प्लानिंग एरर्स को मिनिमाइज करना है. यहाँ तो आपके पास डेमो लेंसेज हैं, आप डाल रहे हैं, लेकिन आप जब रेगुलर केस कर रहे हो
तो हमेशा बायोमेट्री दोनों आंखों की करें, एज एंड केज को रिपीट करें, एंड ऑलवेज लुक बैक ऑन योर एवेल्युएशन एंड प्लान, कि चूंकि आप लाइफ टाइम डिसीजंस ले रहे हैं तो आपके IOL शुड बी प्रॉपरली नंबर्ड। अब तो जो चीज़ें आप इस वर्कशॉप में सीखने जा रहे हैं, ये 3 नंबर उस लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। नो योर मशीन एंड चूज द राइट एनेस्थीसिया। यहाँ पे तो वो आपको रैबिट तो सोया हुआ मिलेगा, तो इट्स अ काइंड ऑफ जनरल एनेस्थीसिया कपल्ड विद टॉपिकल एनेस्थीसिया, और वो उसका हेड ही होगा ना, उसमें तो कोई मूवमेंट नहीं होगी। अब मशीन के लिहाज से आपको सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग यहाँ जो मिलने जा रही है और जिसको आप समझेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फेको टर्मिनोलॉजी, कि उसमें पावर की क्या अहमियत है, पंप की क्या अहमियत है, हैंड पीस और टिप क्या है, फुट कंट्रोल कैसा है। और उसमें आमतौर पर मैं कहता हूँ कि आप जो मशीन है उसको जान लें। ये तो मशीन तो जाहिर है कि आप रिसर्च वालों की ऑर्टली की होगी, तो उसकी पावर जो है वो 0 से 100% तक होती है। और कोई रेजिडेंट बताएगा कि ये जो फेको मशीन आप यूज़ करने जा रहे हैं, इसमें कौन सा पंप है? जी पेरिस्टाल्टिक पंप है। यस सर। और जी सर। ये जो ऑप्टी सर्ज वाले बैठे हैं वो भी कंफर्म करते हैं पेरिस्टाल्टिक ही है। जी सर पेरिस्टाल्टिक। हाँ, तो ये इसको अंडरस्टैंड करना है आपने। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में बहुत अच्छा फेको के ऊपर लिखा हुआ है कि उसकी डायनामिक्स को और उसके नॉर्मल ऑपरेशन को आप कैसे समझ सकते हैं। इसमें एक व्हील है जो जनरेट करता है वैक्यूम, और इसलिए ये सबसे ज़्यादा फ्रेंडली पंप शुमार होता है। वेंचुरी पंप जो है वो गैस ऑपरेटेड होता है, और हैंड पीस और टेप इसमें फ्रेंडली है। और मेरा ख्याल है इजी टेप यूज़ कर रहे होंगे आप, जो कि इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेंडली टेप यूनिवर्सली यूज्ड बाय द फेको सर्जन्स अराउंड द वर्ल्ड। और उसमें आपने देखना होता है, अगर वो स्ट्रेट टेप है तो उसका ऑक्लूजन और तरह से होगा, और अगर वो एंगल टेप है तो उसका ऑक्लूजन, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो उसको बंद करना थोड़ा सा इशू होगा। फुट कंट्रोल को मैं अक्सर रेजिडेंट्स को कहता हूँ कि आप जब फारिग हों और थिएटर में जाएं तो आप टेबल पे बैठ के वैसे ही फुट कंट्रोल को फील करें, उसके तीनों स्टेप्स को। क्योंकि जब फेको सर्जरी इज ऑपरेटिंग अ फेको मशीन इज जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार, कि आप जब बैठते हैं तो आपने उसकी साउंड्स और उसके मैकेनिक्स को समझना होता है। क्योंकि आपकी आंखें तो माइक्रोस्कोप के अंदर देख रही हैं, आपके हाथ पेशेंट की आई पे बिजी हैं, और आपका पाँव जो है वो उसको फुट कंट्रोल कर रहा है। तो फुट कंट्रोल में आप जब उसको पहले स्टेप पे दबाएंगे तो एक आवाज़ आएगी जो कि इरिगेशन साउंड कहलाती है। तो उसको समझ लें आप कि कितने के प्रेशर से उसकी इरिगेशन ऑन होती है। और जब उससे आप अगले स्टेप में जाते हैं तो आवाज़ चेंज हो जाती है और एस्पिरेशन शुरू हो जाती है। तो उसको देख लें कि वो किस लेवल तक कंटिन्यू करती है। और जब आप तीसरे स्टेप पे जाते हैं फुट कंट्रोल के, तो वहाँ पे फेको इन एक्शन आती है, और आमतौर पर हमने उसको लीनियर कंट्रोल रखा होता है। इरिगेशन तो ऑल और नन ला पे ऑन होती है, कि आपकी जो लेवल पे आपने बॉटल हाइट रखी है और जो आपने इरिगेशन प्रेशर फेको को 30 या 40 का फॉर एग्जांपल दिया है, तो जो ही आप इरिगेशन ऑन करेंगे तो ऑल और नॉन ला पे इरिगेशन चलेगी। लेकिन आपका जो एस्पिरेशन फ्लो रेट है या वैक्यूम है और जो आपका फेको पावर है, दैट इज लीनियरली कंट्रोल्ड, कि जितना आप प्रेस करते हैं उतनी ज़्यादा एस्पिरेशन प्रेशर जनरेट होता है। और इसी तरह जब आप फेको मोड में जाते हैं तो एक्सेलरेटर की तरह जब आप कम प्रेस करते हैं तो 10-30% फेको लगेगी, थोड़ा सा और प्रेस करेंगे तो इंटरमीडिएट लेवल पे 50-60% फेको पावर एक्सरसाइज हो रही होगी, और फुल प्रेस करेंगे तो 100% फेको पावर उस वक्त यूज़ हो रही होगी।
तो इसलिए आप जितना अपने हैंड, फीट और आईज के कोऑर्डिनेशन को डेवलप कर लेंगे गाड़ी की तरह, उतने ही अच्छे ड्राइवर आप गाड़ी में बन जाते हैं और उतने ही अच्छे फेको सर्जन आप बन जाएंगे जितना आपके राइट एंड लेफ्ट हैंड, राइट एंड लेफ्ट फीट। अब आमतौर पर आपके एक पाँव में माइक्रोस्कोप का कंट्रोल होता है, एक पाँव में फेको का कंट्रोल होता है। तो अच्छा और लाइक रेजिडेंट वो है जो ये चीज़ें अपने तौर पर सीख चुका हो, ताकि जब उसके सुपरवाइज़र और प्रोफेसर साहब उनको मौका दें तो उस दिन वो माइक्रोस्कोप से झगड़ते नज़र ना आए। माइक्रोस्कोप को जब वो पकड़ें तो पता चल जाता है देखने वाले को कि इस मशीन को इसने पहले हाथ लगाया हुआ बच्चे ने कि नहीं। तो इसी तरह फेको का भी आपको बेसिक पैरामीटर्स पता होंगे तो आप वेट लैब से और आप इन चीज़ों से गिवन अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा कैश कर सकेंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं सर, कंटिन्यू करें। अच्छा जी, उसके बाद आपकी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद इंसियन कंस्ट्रक्शन है। इंसियन कंस्ट्रक्शन में आपने पेरिफेरल रहना है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा जो वेस्कुलर लाइन है और जो लिम्बल का कंजक्टिवा का जंक्शन है उसको वायोलेट नहीं करना, कंजक्टिवल इंसर्शन को। जस्ट आपने पोस्टीरियर लिम्बस को यूज़ करना है ताकि आपको रिलैक्सिंग कट कंजक्टिवा पे ना लगाने पड़े। लेकिन थोड़ी बहुत कैपिलरी से जो यूजिंग होगी दैट विल शो कि यू आर ऑन द राइट लोकेशन। और रैबिट आइज में तो आपने कॉर्निया पे कट देना, क्लियर कॉर्निया से जस्ट नियर टू द लिम्बस। इंसियन को आपने इसमें आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं तो इसको ज़रा ध्यान से और एहतियात से यूज़ करेंगे तो ये वेट लैब आपके कॉन्फिडेंस को लिफ्ट करेगी। और अगर आप कैजुअली और उनको एनिमल आइज समझ कर ही यूज़ करेंगे तो वो कढ़ाई खाने का तो मज़ा आएगा, वो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और शैटर हो जाएगा। तो इसलिए आपने जो भी एक या दो आइज़ आपको मिलें उसे पूरी एहतियात से बिल्कुल ह्यूमन आई समझ के ऑपरेट करेंगे तो और हर प्रिंसिपल का ख्याल रखेंगे तो आप यू विल बी काइंड ऑफ बेनिफिटिंग हार्नेसिंग योर सर्जिकल स्किल्स मोर। तो पेरिफेरी पे रहना है और सिमेट्रिक बनाना। सिमेट्रिकल कैसे बनाएंगे? अक्सर जो शुरू में आप बच्चे गलती करते हैं कि नाइफ को ये नहीं देखते कि उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। जैसे ये मेरा हाथ देख रहे हैं, ये बिल्कुल सीधा है। अगर आपका नाइफ यूं टिल्टेड है स्लाइटली तो वो आपका जो कट है वो टेढ़ा हो जाएगा, ओब्लीक हो जाएगा। तो बिल्कुल लिम्बस के पैरेलल होना चाहिए उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और टिप उसकी इनिशियली तो आप उसकी टिप को डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्यूपिल, और जो ही उसकी टिप आपके एंटीरियर स्ट्रोमा में एंटर हो जाती है तो फिर आप उसको डायरेक्ट करते हैं टू द कॉर्नियल एपेक्स। और इट शुड बी स्मूथ फ्लूइड मूवमेंट, और फिर आप उसको पैरेलल टू द आइरिस कर देते हैं। तो इस तरह आप कोशिश करते हैं 2 या 3 स्टेप इंसियन जनरेट करने की। अब आपका जो एम है उसमें क्या है कि आर्किटेक्चर को कांस्टेंट रखें और कोशिश करें कि जो इंसियन की रूफ और फ्लोर हैं वो एक जैसे हों। एक बात। और दूसरा, जैसे आपने अगर 3.2 मिलीमीटर का या 2.75 या 3 मिलीमीटर का नाइफ यूज़ कर रहे हैं तो आपकी विड्थ तो स्टैंडर्ड होगी 3 मिलीमीटर्स की प्लस माइनस होगी ना, तो आपकी जो डेप्थ है वो भी उसके बराबर होनी चाहिए। जितना आपका स्क्वायर शेप्ड इंसियन होगा उतना ही बेहतर है। ये देखें, इसमें आपके इंसियन में जो उसकी डेप्थ है वो तकरीबन उसकी विड्थ के बराबर है, और ये 180 के मेरिडियन पे दिया हुआ है। और इसके जो दोनों चीज़ें हैं वो
टेंजेंट टू द लिम्बस के पैरेलल हैं। तो इंसिजन आप ऐसे लगाते हैं कि जैसे अगर आप उसी लेवल पे एक टेंजेंट ड्रा करें ऑन द कॉर्नियल लिम्बस, then the incision has to be vertical to that, or it's just touching the limbus. और जितना स्क्वेरिश होगा उतना ही अच्छा है। और रेडियल एंट्री होनी चाहिए, यानी जहां भी आप इंसिजन लगाएं, जो सेंटर ऑफ द कॉर्निया है वहां से अगर लाइन खींचें तो जो इंसिजन की सेंटर लाइन है उसको सेंटर ऑफ कॉर्निया से गुजरना चाहिए। दैट्स द रेडियल नेचर ऑफ द इंसिजन। ओब्लीक एंट्री नहीं करनी, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि नाइफ ओब्लीकली एंटर हो रहा है। नाइफ हैज टू बी स्ट्रेट, और ये बिल्कुल एक स्मूथ और फ्लूइड मूवमेंट करनी है। जब आपने नाइफ रखना है तो आराम से सीधा उसमें से गुजर जाना है और बाहर आ जाना है, कि जैसे आप कोई चोरी चोरी ओपनिंग बना रहे हैं। और जितना आप ये इन बातों का ख्याल रखेंगे उतना कम एस्टिग्मेटिज्म होगा और उतना इंसिजन को सील करना आसान होगा सर्जरी के बाद। बहुत अगर टू लॉन्ग इंसिजन कर लेंगे, ये जरा वीडियो सुन लें आप। Location describes its two-dimensional position, both circumferential, usually superior or temporal, and radial, either clear corneal, limbal or scleral. Architecture describes its three-dimensional structure. This includes its width and length, together with the internal contour, which is either a single plane, two-step, or three-step. So let's deal first with choosing the location of the incision. How do you decide where you're going to place it? It's here that size is important. The guiding principle is that wherever you place it, the incision causes some flattening of the cornea along that meridian. How much flattening is directly related to the width of the incision and inversely related to its distance from the center of the cornea. So, the width of a clear corneal incision can only go up to 3 millimeters plus or minus 10% without inducing astigmatism. If you need to make a larger 5 or 6 millimeter incision for any reason, then you'll need to move it 2 millimeters back onto the sclera if you want to keep it neutral. Connecting the ends of these two incision lines defines the astigmatically neutral incision funnel. Any incision placed within its boundaries is neutral. So first of all, think about how the incision width can affect the choice of its position relative to begin with, and move around to the centemporal clear corneal incisions may induce a little less astigmatism. Do choose to sit. Try and place the incision where it's comfortable for you to handle the instruments. This means that if you're right-handed and operating from above, then put the incision between 10 and 11 o'clock. And if you're left-handed, then put it between 1 and 2 o'clock. Try to avoid the 12 o'clock position, which, although aesthetically symmetrical, everybody think about how the incision width. Now let's take a look at the architecture of the incision. The basic principle to emphasize here is that its architecture determines the stability of the incision and makes it self-sealing through the flat valve action of the tongue floor. Remember the three components of the architecture: width, length, and the internal contour through the cornea. The width, of course, is the easiest of the three to control, because in most cases it's predetermined by the width of the keratome. The length and internal contour are more of a challenge. They require careful alignment of the blade and accurate control of its passage through the cornea in order to achieve consistent results. So now let's look at how to control the length and contour of the incision. Firstly, the length. Ideally, it should be between 1.5 and 2 millimeters. This ensures that it's self-sealing and also allows good surgical access. The length is controlled by the angle at which the keratome penetrates the cornea. So if you go in too steep, the incision ends up too short and it leaks. On the other hand, if you go in too flat, then the incision ends up too long, which gives poor access, distortion, and wound burn. For corneal stab incisions, you should pass the keratome in the plane of the iris and slightly upwards to get an incision that's the right length. Secondly, and finally, let's look at the issue of the internal contour of the incision. This can be constructed
either as a simple one-step or stab incision, a more stable two-step grooved or hinged incision, or a very robust three-step profile used for wider incisions. All three profiles can be corneal or scleral, and if properly constructed, create stable and self-sealing incisions. Their detailed construction techniques are shown in other videos in this section. So that really covers the basic principles of facial. यहाँ पे क्लियर है आप इनिशियल्स तक? जी सर। कोई क्वेश्चन है, कमेंट है? नो सर। ये हम इंसिजन लगा रहे हैं और इसमें वो आपको बार बार एक वी बना के दिखा रहे थे। इंसिजन लगाते हुए आपने ख्याल रखिए कि आपके जो दोनों इंस्ट्रूमेंट हैं, जब वो आँख के अंदर बाय मैनुअल आप कोई ऑपरेशन करें तो एक वी बनी होती है मुसलसल, जिससे आपको उसके काम करने में आसानी होती है। ये मैं चूंकि टेम्पोरल इंसिजन यूज करता हूँ तो एक फिर सुपीरियर कट दे देता हूँ रेक्सिस के लिए। तो अब उसके बाद हम उसमें विस्कोइलास्टिक इंजेक्ट करेंगे। तो फिर शुरू में ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब हम इंसिजन लगाने के बाद यहाँ लेक्चर के लिहाज से तो बड़े आराम से रेक्सिस पे चले गए हैं, लेकिन रेजिडेंट्स के लिए एंटीरियर चैम्बर में एंट्री बड़ा इशू होती है और एबिटाइज में भी ऐसे ही होना है कि उसमें आप ये याद रखिए कि किसी भी वूंड में जो एंटर होना है, आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने लेके जाना है उसकी डायरेक्शन वही होगी जिस पे आपने नाइफ एंटर किया था। कभी आप बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ डायरेक्ट करके इंसिजन के पोस्टीरियर लिप को डिप्रेस कर रहे होते हैं और कभी आप बहुत ज़्यादा इंटीरियरली अपने कैनुलास को डायरेक्ट करके कॉर्नियल स्ट्रोमा को और टीज कर रहे होते हैं और डेस्मिस मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन का बायस बनता है। आपका सिंपल याद रखिए कि आपने जो भी कैनुला या एड्रेनालिन या कोई भी सॉल्यूशन अंदर लेके जाना है वो आराम से आप रॉकिंग मूवमेंट से, रॉकिंग एंड रोलिंग मूवमेंट से उसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे जिसमें आपने नाइफ एंटर किया था, चाहे वो आपका सुपीरियर रेक्सिस का इंसिजन हो या आपका मेन इंसिजन हो। और रेक्सिस आपका एम तो यही है कि 5 से 6 मिलीमीटर के दरमियान में हो ताकि बाद में वो आईओएल की सरफेस को ऑल अराउंड कवर कर सके। डायरेक्शन आप दोनों यूज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। मैं पर्सनली ये करता हूँ कि आप आमतौर पर रेक्सिस वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ उसको करना एंड पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और वो प्लेस है सब इंसिजनल, क्योंकि सब इंसिजनल व्यू में मुश्किल से आता है और उसको टफ होता है हैंडल करना। तो इसलिए मैं सब इंसिजनल पार्ट को आमतौर पर पहले रेक्स कर लेता हूँ। तो ये तो दूसरे सर्जन ऑपरेट कर रहे हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज उन्होंने टंग रेज की है और एक दफ़ा वो टंग जब रेज हो जाती है तो फिर आप उसको जो इन्वर्टेड फ्लैप है कैप्सूल का उसके ऊपर ही रहते हैं और पिछले कैप्सूल को या उसका जो कॉर्टेक्स के साथ एरिया इंटरफेस है उसको आपकी ख्वाहिश होती है कि हमें टच ना करना पड़े। और इंसिजन देते हुए आपने ख्याल रखना है कि सिस्टीटोम के वर्चुअली आप 3 हिस्से कर लें, एक उसकी टिप और एक उसकी जो बेवल है कटिंग और एक उसका हुक इफेक्ट। 3 चीज़ें आप सिस्टीटोम में से यूज़ करेंगे। उसकी टिप जो है वो आप पेनिट्रेट करने के लिए यूज़ करेंगे और जस्ट पेनिट्रेट करेंगे उससे आप जो फ्लैप का पहला कटिंग है वो नहीं करेंगे, उसकी कटिंग आप बेवल से करेंगे, यानी टिप आप वर्चुअली अंदर लेके जाएंगे फिजिकली और उसकी जो साइड कट हैं नीडल के उनकी मदद से आप थोड़ा सा कट करेंगे वहाँ ताकि आपकी टंग रेज हो सके। और फिर आप उसका जो तीसरा हिस्सा है हुक लाइक इफेक्ट
वो यूज़ करेंगे, जिसमें आप उसकी टिप को जेंटली टंग के ऊपर ड्रैग करते चले जाएंगे और आपकी जो डायरेक्शन ऑफ पुल है वो एट एवरी क्लॉक आवर वेरी करेगी। आप हमेशा उसको टेंजेंट टू द लिम्बस पुल कर रहे होंगे और जो आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी डायरेक्शन ऑफ पुल बदलती जाएगी और वो अडल्ट आइज में तो टेंजेंट टू द लिम्बस होती है और पीडियाट्रिक आइज में वो सेंटर की तरफ होती है। तो अभी आप जब रैबिट आइज करेंगे तो उसमें ये जो अडल्ट रेक्सेस हम आपको दिखा रहे हैं ये वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, बल्कि आप उनको रैबिट आइज को जिस तरह आप पीडियाट्रिक रेक्सेस करते हैं उस तरह से सेंटर की तरफ जब खींचेंगे तो फिर आपका रेक्सेस कंट्रोल हो सकेगा, क्योंकि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी रैबिट आइज में जस्ट बच्चों की आंखों की तरह बहुत ज़्यादा होती है। ये स्टेन किया हुआ है कैप्सूल और ये देखें ये टिप से एंटर होने के बाद उसकी बेवल से काटा है और अब हमने उसको लिटा लिया और उसकी टंग बना ली है और ये जो सब इंसिजनल पार्ट था उसको पहले लेने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद सर्जन ने फील किया है कि ये जैसे इंसिजन जो है ना वो कंट्रोल करने के काबिल नहीं होगा, तो ये तो थोड़ी सी एडवांस मैनूवर है जिसमें वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव यूज़ करेंगे, इसको हम स्किप कर देते हैं। ये आप नोट कीजिए कि यहाँ से हमने फ्लैप उठाया और ये जो सब इंसिजनल पार्ट है उसको हमने पहले ले लिया। दोबारा देखिए, ये टिप से हमने उसको पियर्स किया और बेवल से काट के छोटी सी उसकी टंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब टंग बन गई तो उसको ड्रैग किया और इधर से और इधर से दोनों तरफ से थोड़ा सा काट लिया और फिर उस टंग को उसके मोतिये के ऊपर लिटा के उसको घुमा दिया चारों तरफ और एक राउंड रेक्सेस क्रिएट कर दिया। जब ये कर लेंगे तो फिर हाइड्रो की बारी आएगी। हाइड्रो भी आपने करनी है और क्योंकि ये बिल्कुल इमेच्योर कैटरेक्ट होगा तो आप बहुत जेंटल हाइड्रो डिसेक्शन करेंगे। मैं इसके लिए टर्म यूज़ करता हूँ मल्टी क्वाड्रेंटिक एंड इंक्रीमेंटल। एक ही गो में करने की कोशिश ना करें। देखें ये पहले एक पॉइंट पे की, फिर दूसरे पे की, फिर तीसरे पे की और जब देखा कि वेव उसके पीछे से गुजर गई है तो फिर हाइड्रो डिलिनिएशन की, जिसमें आप ओब्लीक एंगल पे ही थोड़ा सा कॉर्टेक्स में डिप करके तो ये येलो रिंग पैदा कर लेते हैं। तो ये इन सारे जो आपके रैबिट आइज हैं उसमें ये इस टेक्निक से हाइड्रो डिसेक्शन करना मुमकिन होगा। ये पोलर कैटरेक्ट है तो इसमें हमने हाइड्रो डिसेक्शन नहीं की, डायरेक्टली हमने येलो रिंग प्रोड्यूस करके उसको हाइड्रो डिलिनिएट कर लिया है इंस्टेड ऑफ रेक्सेस। ये जब आप थोड़ी एडवांस पे को करेंगे तो तब ये आपको क्लियर हो जाएगा कि आप पोलर कैटरेक्ट ये कंट्रा इंडिकेटेड होती है हाइड्रो डिसेक्शन। और रैबिट आइज में आपकी हाइड्रोडिलिनिएशन और हाइड्रोप्रोलैप्स यानी उस पानी की मदद से उसके कैटरेक्ट को थोड़ा सा इंटीरियर चैम्बर में प्रोलैप्स भी कर सकेंगे। और वो हमने हाइड्रोडिलिनिएशन पहले ही देख लिया है कि उसमें आप पार्टिकल मैटर को अलग कर रहे होते हैं और येलो रिंग साइन आपको बताता है कि आपने हाइड्रोडिलिनिएशन कर लिया। ये आप सारा कुछ रैबिट आइज में एक्सरसाइज कर सकेंगे। न्यूक्लियर मैनेजमेंट इसमें हम थ्योरेटिकली तो इसको देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप रैबिट आइज में तो आपको इस तरह का डेंस न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। उसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स जब आप अडल्ट आइज करेंगे तो फिर आप एडवांस टेक्निक्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए तो हम यही कहते हैं कि पहले ट्रेंच बना लें और एक प्लस का साइन जनरेट कर लें और उनको वो कैटरेक्ट दिया जाए जो कि दरमियान में हो, ना तो बहुत सॉफ्ट हो ना बहुत हार्ड हो, ताकि वो उसका प्लस साइन बना के डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक से शुरू करें। लेकिन अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो तो डायरेक्ट चॉप से भी शुरू कर सकते हैं।
डायरेक्ट चॉप में आप उसको एंगेज कर लेते हैं वैक्यूम से। अब यहाँ पे जब आप न्यूक्लियर मैनेजमेंट पे आते हैं तो यहाँ हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फेको के डायनामिक्स की और उसके प्रिंसिपल्स की। कि फेको में जब आप फेको इमल्सिफिकेशन की बात करते हैं तो दिस फेको हैंड पीस है 3 ब्यूटीज। तो इसमें एक स्लीव है जिसमें से पानी जा रहा है और इसमें एक नीडल है जो पानी को सक कर रही है। इरिगेशन के लिए स्लीव है और एस्पिरेशन के लिए फेको नीडल का जो बोर है, जो होल है, दैट विल बी यूज्ड। और उसी नीडल में एक तीसरी ब्यूटी है। बहुत सारे बच्चों को या बिगनर्स को ये बात समझना थोड़ा सा दुश्वार होता है कि एस्पिरेशन में और वैक्यूम में क्या फ़र्क है। जैसे आप घर में एक फ्लोर को धोने के लिए आप पानी फेंकते हैं किसी रूम में, तो वो इरिगेशन हो गई। उसी रूम में एक आपने होल बनाया हुआ है ड्रेन का, तो वो पानी सारा उसके फ्लोर को क्लीन करने के बाद उस ड्रेन में से पैसिवली ड्रेन हो जाता है। वो एस्पिरेशन है जो कि इरिगेशन प्रेशर पे डिपेंड करती है और वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्सेस से वो एस्पिरेशन प्रेशर रूम में जनरेट होता है। तो यहाँ वो पंप की मदद से जनरेट हो रहा है। जो तीसरी चीज इसी टिप के अंदर है, यानी इसी ब्यूटी में है फेको हैंड पीस की नीडल में, वो वैक्यूम है। वैक्यूम उस वक्त एक्शन में आएगा जैसे आप देखें यहाँ पे, जब ये फेको टिप अक्लूड होगी, ये अभी आपने उसके ऊपर से शेविंग की और ये फेको को डिप किया और उसकी टिप जब बंद हो गई तो तब वैक्यूम एक्शन में आता है। तो जब तक टिप का अक्लूजन नहीं होगा देयर इज नो वैक्यूम, और जो ही वो टिप का अक्लूजन खत्म होगा तो वैक्यूम विल ब्रेक। ये डायरेक्ट चॉपिंग हो रही है। तो आपने उसको वैक्यूम से होल्ड किया और सेकेंड इंस्ट्रूमेंट से आप उसको पहले पेरिफेरी में जाके हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हैं और फिर एक वर्टिकल मूवमेंट से उसके वेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि ये मोतिया हार्ड है तो कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहली कोशिश में, एक दो कोशिशों में आपका वो वेज नहीं बना तो यू कीप ऑन चॉपिंग एट मल्टीपल प्लेसेस। जब वो बन जाएगा तो उसी चॉप करते हुए ही आपकी फेको जो है उस पीस को इस तरह से उठाएगा वो। तो पहला चंक आते ही आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो ये हो गई डायरेक्ट चॉपिंग। तो अब हमने ये समझ लिया कि ये जो फेको हैंड पीस है इसमें पानी जा रहा है स्लीव से और पानी एस्पिरेट किया जा रहा है नीडल से, और उसी नीडल में पीछे जो आपका पंप है वो वैक्यूम जनरेट कर रहा है। लेकिन वो वैक्यूम तभी जनरेट होगा जब उसकी टिप को बंद करेंगे आप, तभी वो सक्शन प्रेशर वैक्यूम में तब्दील होगा। तो वैक्यूम होल्डिंग पावर है, और उसको अब आपने जिस चीज़ को होल्ड किया है उसको आप तोड़ना चाहते हैं। ये बिल्कुल जैसे मार्बल ग्राइंड करते हैं उस तरह का ये थोड़ा सा उससे रिजेम्बलेंस है कि किसी पत्थर को आप तोड़ के छोटा करने चाह रहे हों तो आपको पत्थर को होल्ड करके उसको ज़र्ब लगानी पड़ेगी। तो ज़र्ब लगाने के लिए यहाँ जो चीज़ है दैट्स नोन एज फेको पावर। तो इरिगेशन एस्पिरेशन एक हो गई, वैक्यूम जनरेशन पंप की मदद से हो गई, और अब उस न्यूक्लियस के पीस को, उस हार्ड चंक को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो उसकी हैमरिंग आप अल्ट्रासोनिक पावर से नीडल की वाइब्रेशन की सूरत में करेंगे। तो ये तीनों चीज़ों का जो इंटेलिजेंट यूज़ है उसका आपको पता हो कि मैंने हैमरिंग उस वक्त करनी है जब मैंने वो पीस वैक्यूम से पकड़ लिया है, अच्छी तरह होल्ड कर दिया टिप के अंदर। उसके अलावा फेको की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी फेको एक्सेसिव यूज होगी तो उससे नीडल हीट अप हो जाएगी और ह्यूमन बर्न भी हो जाएगा और कॉर्नियल एंडोथेलियम डैमेज भी होगी। तो सारे का सारी जो इसमें आर्ट है, जो फनकारी है, वो इसी बात में है
कि आपके हाथ और पाँव में इतनी कोऑर्डिनेशन हो जाए कि आप इन सारे पैरामीटर्स को इंटेलिजेंटली यूज़ कर सकें कि कब सिर्फ इरिगेशन एस्पिरेशन से काम चलेगा और किस वक्त हम उसको होल्ड करके फेको पावर को यूज़ करेंगे। किसी वक्त हम सिर्फ उसका वैक्यूम यूज़ कर रहे होंगे एज अ होल्डिंग पावर, और साथ दूसरा जो हाथ में हमारे सेकंड इंस्ट्रूमेंट है एक तरफ फेको वैक्यूम से होल्ड करेगी, उस वक्त हम फेको पावर यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी वैक्यूम को यूज़ करेंगे होल्ड करने के लिए, और जब तक टिप बंद रहेगी तब तक वो वैक्यूम हमें हेल्प करेगा। अगर हमारा उस वक्त जो पाँव है वो फेको मोड में चला गया तो वैक्यूम ब्रेक हो जाएगा, आपकी होल्डिंग पावर खत्म हो गई तो आप चॉप नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जो हैंड और फीट की ट्रेनिंग है वो मैं रेजिडेंट्स को एडवाइस करूँगा कि जब फारग टाइम हो तो सिंपल बाउल में पानी लेके अपने पाँव को ये ट्रेन करें कि कब फेको पावर जनरेट करनी है, कब सिर्फ वैक्यूम करना है। आप सिंपल अपना जो उंगली रख के तो उसका वैक्यूम फील कर सकते हैं ग्लव्स वाली, लेकिन याद रखें उस वक्त फेको नहीं चलानी। तो उन्हीं प्रिंसिपल्स पे ये आप उसी तरह ये देखें, ये डिप होगी, यूं ही डिप बंद हुई तो वैक्यूम इन एक्शन आया और हमने डायरेक्ट चॉप करके उसको पहला क्रैक पैदा कर दिया। और जब हम ये सारा क्लीन कर लेते हैं, ये डायरेक्ट चॉपिंग, और ये वेज आ गया। आमतौर पर ये थोड़ी सी एक्सपर्ट मिलती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके जो ट्रेनर हैं वो कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं। इसमें कोई एक टेक्निक दूसरे के ऊपर उसकी कोई ख़ास फजीलत नहीं है। इन गिवन सर्कमस्टांसेस ऑल ऑफ देम वर्क। आपने ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, आपने अच्छा रिजल्ट देना है, एक सेफ सर्जरी करके पेशेंट को एक अच्छा आउटकम देना है, चाहे आप उसके लिए बाउल टेक्निक यूज़ करें, डायरेक्ट चॉपिंग करें, डिवाइड एंड कॉन्कर करें, इट्स योर चॉइस। एपिन्यूक्लियस और कॉर्टेक्स के करते हुए आप अपनी टिप्स को सेंटर में रखें और उसको फॉर्निक्स में बहुत ज़्यादा लेके ना जाएं, क्योंकि अदरवाइज आपका जो फासला है वो आयरस से भी कम हो जाएगा और कैप्सूल से भी कम हो जाएगा। कोशिश करें कि आप फेको टिप को सेंटर में अपने सेकंड इंस्ट्रूमेंट या स्पैचुला की मदद से जो पेरीन्यूक्लियस है उसको फीड कर सकें, और हमेशा उसको घुमा के, और अक्सर लोग जो हैं वो स्पिन भी कर लेते हैं। यूं ही हाइड्रोडिलिनिएशन करते हैं तो थोड़ी सी विस्को जेल डालकर न्यूक्लियस को स्पिन कर लेते हैं, जिससे आपको फिर उसको पेरीन्यूक्लियस को रिमूव करने में आसानी होती है और उसको फेको टिप में एंगेज करने में आसानी होती है। तो पेरीन्यूक्लियस का और कॉर्टेक्स का यही प्रिंसिपल याद रखें कि आपने उसको सेंटर में फीड करना है ला के। फेको को बहुत ज़्यादा आयरस के करीब या पीछे पीसी के करीब नहीं लेके जाना, और बिट बाय बिट उस प्लेट को लेते जाएं और उसको रोटेट करके सामने लाते जाएं, और सामने लाने के बाद उसको टिप में एंगेज करें। जब आप किसी चीज़ को एंगेज करना चाहते हैं और उसको थोड़ा ड्रैग करना चाहते हैं तो ये याद रखें कि आपको टिप की डायरेक्शन थोड़ी बदलनी पड़ेगी। जब तक आपकी टिप बंद नहीं होगी आप उसकी ड्रैगिंग पावर जो है डिटैच करने के लिए उस शीट को वो यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो याद रखें कि ड्रैगिंग पावर या पुलिंग पावर वैक्यूम से जनरेट होगी और टिप को बंद करने से जनरेट होगी, और ये आप चीज़ अपने फुट कंट्रोल से एक्सरसाइज करेंगे। जो ही एपिन्यूक्लियस आपका खत्म हो जाए तो बाकी मांदा जो कॉर्टेक्स है उसको निकालने के लिए फेको में दिल तो करना होता है, खासतौर पर एक्सपर्ट सर्जन्स का, लेकिन इट्स बेटर टू अवॉइड दैट हैबिट। फौरी तौर पर आप आईए मोड में, ऑटोमेटेड में या सिम्को कैनुला की तरफ चले जाएं और सॉफ्ट जो आपका कॉर्टेक्स है उसको ऑटोमेटेड आईए से या सिम्को कैनुला से निकाल लें। और जब आप सूखा सांस लेते हैं कि सक्सेसफुल फेको हो गई है, तो यहाँ पे एक सिंपल प्रिंसिपल याद रखें, आपको वो देंगे यहाँ पे आपकी सर्च वाले, खोया के डेमो वेरिएंट शायद अवेलेबल होंगी जिसमें आप
प्रीलोडेड लेंस इंजेक्ट करेंगे इनटू द रैबिट आईज। तो नेवर इम्प्लांट और मैनिपुलेट अ लेंस इन शैलो एसी। ये सिंपल प्रिंसिपल आप याद रखेंगे तो लेंस इम्प्लांटेशन की तकरीबन सारी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो जाएंगी। और आपको उनकी टीम जो आपकी साथ खड़ी होगी, दे आर वेरी काइंड पीपल, वो आपको गाइड करेंगे। तो कीप योर ईयर्स ओपन टू देम, वहाँ पे रजिस्ट ना करें, उनकी बात गौर से सुने और उनकी हदायत को फॉलो करें। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप उसके इंजेक्टर के बारे में, कब इसको इलास्टिक इंजेक्ट करना है, कब उसको प्री डिलीवरी पोजीशन में लाना है और कब उसको इंट्राओकुलर प्लेस करना है, नोजल को अंदर कैसे लेके जाना है, अंदर जाके कैसे घुमाना है, ये सारे स्टेप को गाइड करेंगे। इसी तरह मुख्तलिफ लेंसेज के जो इंजेक्शन सिस्टम है उनको आपको सीखना है और उनकी गिवन गाइडेंस के मुताबिक उनको यूज़ करना है। तो इसमें आप एसी को मेंटेन रखें और उसको पहले से डेमो मॉडल पे समझ के जब यूज़ करेंगे तो इट शुड नॉट बी अ बिग आस्क। आमतौर पर आप जो लीडिंग हैप्टिक है उसको बैग के अंदर रखते हैं और ट्रेलिंग हैप्टिक को सिम्पो कैनुला से या सेकेंड इंस्ट्रूमेंट से आप बैग के अंदर प्लेस करते हैं। तो पहला ये जो है ये ल्यूसिडिस IOL है जिसका इंजेक्टर और कार्ट्रिज अलग आते हैं, उसको लोड किया जा रहा है। और दूसरा था रेनर का, जिस प्रीलोडेड IOL वो हाइड्रोफिलिक था जिसको हमने डाला है। और दिस इज येट अनदर डिजाइन, प्रीलोडेड IOL इज बीइंग इंजेक्टेड। तो ये देखें, ये जो लीडिंग हैप्टिक है वो हमने फॉर्निक्स में डाल दिया और ट्रेलिंग हैप्टिक को हमने, ये होया ही है, ये भी होया का प्रीलोडेड IOL है। इससे मिलता जुलता IOL आपको शायद अवेलेबल होगा टू इंजेक्ट एंड इम्प्लांट इनटू द रैबिट आईज। वूंड क्लोजर जो है वो आपकी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। उसमें भी आप बहुत ज़्यादा ओवर हाइड्रेट नहीं करना, थोड़ा जेंटली करना है। और 2-3 अटैम्प्ट्स में आप उसको कॉर्नर्स को हाइड्रेट कर लें और फिर आप मिडल में भी हाइड्रेट कर सकते हैं। और कोशिश यही करें कि आई को टेंस करके छोड़ें। द प्रेशर शुड बी +-20, सॉफ्ट ना छोड़ें ताकि आई से कोई चीज़ लीक होकर बाहर तो आ जाए लेकिन वो अपनी जो कंजक्टिवल सैक है उससे आई कोई भी चीज़ सक इन ना करे। तो टाइट क्लोजर जितना होगा उतना ही वो हमें एंडोथर्माइटिस और वूंड रिलेटेड इश्यूज से बचाने में हेल्प करेगा। लेकिन अब ये सारा जो क्लोजर है ये डिपेंड करता है कि आपने वूंड क्रिएट कैसे किया था और उसकी इंट्राऑपरेटिव हैंडलिंग कैसे की। तो ये एक फुल फेको है जिसमें आप देख रहे हैं कि कट लगा दिया गया है टेम्पोरली और थोड़ा सा विस्कोइलास्टिक कॉर्निया पे भी डाल दिया और चैम्बर को भी डीप कर लिया। डॉक्टर इरफान टाइम कितना है, वाइंड अप कर दें? आप लोगों के पास कितना टाइम चाहें हम स्टॉप कर सकते हैं। सर कोई मसला नहीं, आप पूरा कंप्लीट कर लेना, फिर आप बता दीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन ले लेते हैं। तो ये जिस तरह हमने डिस्कस किया है, हमने चैम्बर को डीप करके टाइट कर लिया और सब एरिया को पहले रैक्स करके उसकी टंग बना ली और सिस्टीटोम की टिप से हमने पेनिट्रेट किया, बेवल से काटा और हुक इफेक्ट से उसको ड्रैग करके हमने टेंजेंशियल पुल से रैक्सेस को कंप्लीट कर लिया। और मल्टी क्वाड्रेंटिक अब हम हाइड्रोडिसेक्शन करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ इंजेक्ट किया, थोड़ा सा एक और जगह पे किया, अब हमने देखा कि वो प्रोलैप्स हो गया है
तो थोड़ा सा अब हमने उसकी हाइड्रो डिलिनिएशन कर ली। तो ये स्टेप आप रैबिट आइज में भी फॉलो करेंगे तो आपको येलो रिंग वहाँ भी नजर आएगा। जब आपने ये कर लिया तो यहाँ पे आजकल जो एक मैं एडिशनल मैनूवर करता हूँ, आप रोटेट कर सकते हैं, लेकिन रैपिड आइज में तो सॉफ्ट कैटरेक्ट में नहीं मुमकिन होता, सिर्फ हार्ड कैटरेक्ट में मुमकिन होता है। फेको जब आपने अंदर लेके जानी है तो याद रखें कि वो जो 3 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैंने उसको इरिगेशन मोड में अंदर लेके जाना है, किसी सूरत उसको एस्पिरेशन मोड में अंदर नहीं लेके जाना। अगर आपने गलती की कि फेको को एस्पिरेशन मोड में अंदर लेके गए तो वो आयरस को पहले ही एंगेज कर लेगी आपके न्यूक्लियस से। तो हमेशा याद रखें कि साउंड का ध्यान रखें कि आपने जब आई में एंटर होना है तो इरिगेशन मोड में एंटर होना है, किसी भी सूरत एस्पिरेशन या फेको मोड में एंटर नहीं होना। तो आप कोई भी मेथड उसके बाद यूज कर लीजिए, सिंपल ट्रेंच बना के आप उसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर लीजिए, डायरेक्ट चॉप कर लीजिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रैबिट आइज में तो सिंपल आप थोड़ी सी ट्रेंच बनाएंगे और वो सारा घुल के पीडियाट्रिक कैटरेक्ट की तरह एस्पिरेट हो जाएगा, लेकिन आप ट्रेंच ज़रूर बनाइएगा। और ट्रेंच बनाते हुए एक याद रखिएगा चीज़ कि आपने उसकी टिप को बंद नहीं होने देना और न्यूक्लियस के जोन्यूल पे कैटरेक्ट के लेंस के स्ट्रेस नहीं आने देना। बिल्कुल खुरपी की तरह आपने एक फेको को यूज़ करना है, उसकी टिप की मदद से आपने वो ट्रेंच क्रिएट करनी है, उसको उसके अंदर पूरा डिप करके उसका मुंह बंद नहीं होने देना। फेको का मुंह हम तब बंद करने देंगे, होने देंगे जब हमें वैक्यूम की ज़रूरत है। जब हमने जस्ट ट्रेंच बनानी है तो हम उसकी जो बेवल है, जो उसकी टिप है, जो उसकी नीचे वाला तराश का पार्ट है, सिर्फ उसको हम यूज़ करेंगे ट्रेंच बनाने के लिए। Can you hear us? 93.63 millimeter, BC depth of 3.29, and steep meridian is at 171. Flat meridian is at 81. Braham and CN at 171. The power is 20.50 with no cylinder, 0 cylinder. ये देखें आप, ये हमारी लाइव सर्जरी की वीडियो है जो हमने लास्ट लाहौर ऑफ्थेल्मो में की थी। हमने थोड़ा सा एड्रेनालिन सॉल्यूशन इंजेक्ट करके इसको डायलेट कर लिया प्यूपिल को और कॉर्निया के ऊपर भी विस्कोएलास्टिक डाल लिया और वी आर गेटिंग रेडी फॉर द रेक्सिस। ये आपका साइड एंट्री है, इसमें भी आपने नाइफ को लिटा लेना है और आई को थोड़ा सा नाइफ से अवे रोटेट कर लें ताकि आपका थोड़ा सा जो प्रिंसिपल है कि विड्थ ऑफ द इंसियन शुड बी एबल टू डेप्थ ऑफ द इंसियन, वो साइड पोर्ट में भी अगर आप कारफरमा रखेंगे तो फिर आपका वूंड लीक नहीं होगा और एक खूबसूरत एंट्री क्रिएट होगी जो ज़रा सी हाइड्रेशन से सील हो जाएगी। ये उसी तरह से टिप से आपने पेनिट्रेट किया, ये देखें ये टिप से पेनिट्रेट किया और ये पेनिट्रेट जो ही हो गया तो फिर टिप से ड्रैग नहीं करना, फिर आपने बेवल से काटना है और काटने के बाद आपने उसके अंदर उसको हुक की तरह से फंसा के तो फिर आपने उसको पुल किया है सुपीरियरली और आपने दोनों तरफ से उसको थोड़ा थोड़ा पुल करके उसकी टंग बना ली है। टंग को लिटा लेना है और लिटाने के बाद आपने टंग के ऊपर ही रहना है और उसको घुमाते जाना है और टेंजेंशियल पुल जो है वो हर क्लॉक आवर में बदलती जाएगी और रैबिट आई में आप उसको सेंटर की तरफ पुल करेंगे और अडल्ट आई में आप उसको टेंजेंट टू द सर्कल यू वांट टू क्रिएट, टेंजेंट टू द रेक्सिस डायरेक्शन पुल करेंगे। और आपके जो इसकी रेक्सिस की डायरेक्शन है वो आपकी जो टंग है उसका कट एज भी बता रहा होता है, वो कट एज जिधर को पॉइंट कर रहा है उधर को आप पुल करते चले जाएं। अब ये उसी तरह हाइड्रो डाइसेक्शन हो रही है जिसमें आप जाते हैं थोड़ा सा एसी को इंटीरियर कैप्सूल को ऊपर लिफ्ट करते हैं हल्का सा और मल्टीपल जगहों पे आप करंट जो है पानी की वो इंजेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद जब आपको श्योर हो जाता है कि आपने हाइड्रो डाइसेक्शन कर ली है तो फिर आप थोड़ी सी हाइड्रो डिलिनिएशन करते हैं इनटू द कॉर्टेक्स। अब ये भी चूंकि सॉफ्ट है
न्यूक्लियस, तो इसमें भी आपको शायद वो क्लासिकल क्रैकिंग नजर ना आए। ये थोड़ा सा हमने विस्कोइलास्टिक डाला और चैम्बर को डीप कर लिया है। और यहाँ पे अगर आप डायलर की मदद से थोड़ी सी स्पिन दे लें न्यूक्लियस को तो ये बहुत बेहतर होता है, लेकिन वो रैबिट आइज में नहीं होगा, वो अडल्ट आइज में मुमकिन होगा। जो ज्यादा सॉफ्ट कैटरेक्ट है उसमें स्पिन देना ये वाली मुमकिन नहीं रहता। स्पिन करने के बाद आपकी फेको अंदर चली गई है, आप कर रहे हैं उसको डायरेक्ट चॉप करने की, लेकिन कैटरेक्ट सॉफ्ट होने की वजह से इट वाज नॉट पॉसिबल। तो आपने उसको फिर सिंपल शुरू कर दिया है शैलो करना, और मल्टीपल जगहों पे आप अटेम्प्ट करते हैं तो वो एक जगह से टूट कर आ गया आपकी फेको के अंदर पीस, तो फिर बाकी जिंदगी जो है वो आसान हो जाती है। तो जब आपने हार्ड पार्ट निकाल लिया है तो फेको इज आउट। अब ये ऑटोमेटेड इरिगेशन एस्पिरेशन है जो कि अवेलेबल है, ये भी मशीन, ये भी आर्टरी की यूज हो रही है, यही मशीन आप आज यूज कर रहे होंगे। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल ऑटोमेटेड आईए हैंड पीस जो एंगल्ड है, जिसकी वजह से ये आप एक ही हैंड पीस से, एक ही टिप से आईए सब इंसीनल भी बड़े आराम से और आसानी से कर सकते हैं। तो जब आपने कंप्लीट कर लिया तो चैम्बर को डीप किया और बैग को भर लिया विस्को इलास्टिक से, और ये एवोलक्स वो इलॉन इडोफ IOL है मेडिकंटूर का। इट्स एन एक्सीलेंट IOL जो हमने उस वर्कशॉप में इम्प्लांट किया था। ये आप डिस्पोजेबल कार्ट्रिज से भी कर सकते हैं और ये प्री लोडेड भी अवेलेबल है। So beautifully centered and positioned. ये ट्राइफोकल लिबर्टी की वीडियो है, हम जरा स्किप कर देते हैं। Same steps will be followed here. जी सर, अस्सलाम वालेकुम। तो इल्म और तकनीक सर आपको आवाज आ रही है? हमने फोकस साउथ जी सर, आपको सर आवाज आ रही है? With knowledge and skill, a marvel we displayed in the eyes depths, ultrasonic magic played. Thank you very much for your attention. कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कीजिए। जी सर। जी हाँ जी, एनी क्वेश्चन जी? सर थैंक यू वेरी मच फॉर ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछ लो सर राजीव, समझ आ गए जी जी। वन क्वेश्चन जी। हाँ सर आवाज आ रही है? जी अली। हाँ जी आ रही है। सर सिस्टोटोम का जो आइडियली हमारा जो टिप होनी चाहिए वो उसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए और एंगल्स क्या होने चाहिए? उसमें जो आपने उसकी पहला बैंड देना है वो 1/3 पे दे दें उसकी बेवल की, और इनिशियली आपको ना अच्छी टिप अवेलेबल होनी चाहिए पेनिट्रेट करने के लिए। 1/3 to half आप बेंड कर सकते हैं, और वो 90 पे होता है तकरीबन, 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर वो ड्रैगिंग ज़्यादा करेगा। 90 से थोड़ा सा कम तो हो सकता है, ज़्यादा ना हो। और जो दूसरा बैंड आपने देना है वो नियर टू बेस देना है, वो 120 डिग्रीज होता है। तो पहली आप हेल्दी होनी चाहिए ताकि आप विजुअली देख सकें कि आपने उसकी टिप से पेनिट्रेट किया है, और उसकी बेवल आपको पहला फ्लैप जो राइट लेफ्ट मूवमेंट आप हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हैं तो आपको विजिबल होना चाहिए कि उसकी टिप जो है वो बेवल जो है वो काटती नजर आए। और जब आप उसको फिर ड्रैग करना चाहते हैं तो ये भी याद रखें कि इंसियन को फल्क्रम के तौर पर आपने यूज करना है। जब आप उसको थोड़ा सा अंदर से डिप करेंगे, पीछे से अपना हाथ थोड़ा सा उठाएंगे, तो तब वो हुक इफेक्ट आएगा ड्रैग करने में। इस स्टेप पे बहुत ज्यादा फंसते हैं बच्चे कि सिस्टीटोम पहले तो एंटर नहीं होता,
उसमें याद रखें कि एंट्री जो है वो उसके पैरेलल करनी है, आपने टिप को पहले लेके जाना है और फिर घुमा के बाकी 60 टोन को एंटर करना है। और उसमें हमेशा याद रखें, नाइफ आपने खुद ही यूज किया था ना, जिस डायरेक्शन में नाइफ गया था उसी डायरेक्शन में 60 टोम या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अंदर जाएगा। इवन एक सेकंड इंस्ट्रूमेंट का या डायलर का अंदर एंटर करना इनिशियली बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप ये ज़हन में रखेंगे कि हमने उसको हॉरिजॉन्टली लेके जाना है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्यूपल लेके जाना है, तो आसानी होगी। वरना आप कभी कार्निया के इंटीरियर इंसियन में घुसते नजर आएंगे फ्लैप में, और कभी फ्लोर ऑफ द इंसियन में घुसते नजर आएंगे। और ये बड़ा इरिटेटिंग होता है आपके सुपरवाइजर के लिए कि अब ये अंदर एंटर होगा तो इसको मैं अगला स्टेप बताऊंगा। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और जब आप बहुत ज़्यादा बेंड करेंगे वो भी एंट्री में प्रॉब्लम करेगा। तो 1/3 इज एनफ फॉर इनिशियल टिप। थैंक यू सर। सर आइडियली रेक्सिस किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एक क्वेश्चन आया था। वो कोई मसला नहीं है उसमें। मैं तो क्लॉकवाइज करता हूँ और आमतौर पर राइट हैंड से करता हूँ और राइट साइड से शुरू करता हूँ। और सुपीरियरली मैंने उसके 12 o'clock के राइट साइड पे मैंने उसकी एंट्री बनाई होती है। लेकिन उसमें कोई इशू नहीं है। कई दफ़ा अब रेजिडेंट्स को जब हम चांस देते हैं तो वो कोई इरेगुलर सी ट्रायंगल सी बना देते हैं या वहाँ अमलगम सा बना देते हैं। तो फिर जब मैं उसको इलास्टिक डाल के क्लियर करता हूँ तो वो कभी एंटी क्लॉकवाइज भी हो तो इट डजंट मैटर। फिर वो जिधर को वो फ्लैप रेज हो जाता है उधर से ही शुरू हो जाते हैं। तो इसका बिल्कुल कोई रिकमेंडेशन के लिहाज से इट डजंट मैटर एट ऑल, जिधर को मर्जी कर लें, बस राउंड करना है। और प्रिंसिपल वही है कि टंग बना के करना है और टंग के ऊपर ही रहना है। और उसका जो जंक्शन है जहाँ से वो रोल हो रहा है, ऐसी मैनूवर नहीं करनी जिससे मुसलसल आप इंटीरियर कॉर्टेक्स को या कैप्सुलो कॉर्टेक्सल इंटरफेस को नहीं टीज करना, उससे अमलगम बन जाएगा और कुछ भी विजिबल नहीं रहेगा। जब आप पहली पुल अप्लाई करते हैं तो अक्सर आपको शुरू में अप्रिशिएट करना मुश्किल होता है कि वो टीयर हो गया कि नहीं। तो वहाँ हल्की फुल्की रॉकिंग मूवमेंट से आगे पीछे करके फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करें कि मैंने क्या किया है और आगे मुझे क्या करना चाहिए। सिंपल अंदाजे से या ब्लाइंडली कुछ करेंगे तो वो केस खराब हो जाए। थैंक यू सर। वेलकम। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। देयर इज नो मोर क्वेश्चन। ओके, आपका भी शुक्रिया। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।